देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1 नहीं है? यस यस सर। फर्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसके बाद 1s1 ये n=1 है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? n=2 n = 2। 2। जब ये n=2 में जाएगा तो इसके पास n=2 में 2s है और 2p में है, 2p है। मानते ही नहीं मानते इस बात को? बोलो यस सर। यस सर। और 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। और 2p में कितने होते हैं? 3। 3 टोटल 4। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ अवॉइड अबव रूल, इसका मतलब क्या होता है? कि 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस नहीं करना है। अबव रूल से 2s और 2p में 2s की एनर्जी 2p से कम होती है ना। लेकिन मैंने अवॉइड अबव रूल मतलब 2s 2p की एनर्जी यहाँ पे क्या करनी है? बराबर। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो मीन्स इस 1s इलेक्ट्रॉन को आप सेकेंड एनर्जी लेवल में लेके जा रहे हो। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में लेके जा रहे हो तो या तो 2s में आ सकता है या 2p में, किसी में भी आ सकता है। यस या नो? यस सर। सर यस सर। यस सर। हाँ। अभी अभी आपने क्लास ज्वाइन किया तो ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स किया करो, थोड़ा अच्छा लगे। तो देखो, सेकेंड एनर्जी लेवल में 4 एनर्जी इक्वल ऑर्बिटल हैं, तो फिर इन चारों में से किसी एक में जा सकता है। तो बताओ डीजेनरेसी कितनी है सेकेंड एनर्जी लेवल की? 4 4। 4। हाँ, तो इसकी डीजेनरेसी क्या आ गई? 4। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस में भी आ चुका है। लेकिन एडवांस कुछ नहीं होता, कंसेप्ट होता है बस। और ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में भी हैं। केमिस्ट्री में तो हर एग्जाम में बस एनसीईआरटी से ही आता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। हाँ, बस एनसीईआरटी को समझने वाला होना चाहिए कोई, एक एक लाइन को। तो समझो कि बोर्ड में भी आप टॉप करोगे और किसी एग्जाम में भी टॉप करोगे। सब कुछ एनसीईआरटी से आता है। लेकिन एनसीईआरटी बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से एनसीईआरटी और क्लियर हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन आंसर आ गया 4। डीजेनरेसी 4 है, बिकॉज 2s 2p की एनर्जी बराबर है। 4 डी जनरेट ऑर्बिटल है, किसी में भी एक्साइट होकर के आ सकता है सेकेंड एनर्जी लेवल में। और यही अगर मैं पूछ लेता कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल क्या है, अवॉइड अबव रूल, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कहाँ लेके जाना है इलेक्ट्रॉन्स को? 9। वेरी गुड। देखो हेमंत ने बता दिया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो, सेकेंड एनर्जी लेवल और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में काफी फर्क है ना। यस सर। यस यस। सेकेंड एनर्जी लेवल n=2, लेकिन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3। 3। वेरी गुड। और जब n=3 में है तो n=3 में क्या क्या सब सेल होते हैं? 3s, 3p और 3d। क्यों बच्चों? यस या नो? यस 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 हाँ। सर। और मैंने क्या बोला? यस सर। मैंने क्या बोला? अबाव रूल अवॉइड कर दो। और एक बच्चों बात याद रखना, अबाव रूल हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं होता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए अबाव रूल होता है हमेशा, मतलब किसी एटम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वेरी गुड हेमंत। तो बताओ, हाइड्रोजन के लिए कभी मत कह देना कि 2s की एनर्जी 2p से कम है, 2p की 3s से कम है, 3s की 3p से कम है। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल अलग है, सेकेंड एनर्जी लेवल अलग है। सेकेंड एनर्जी लेवल में जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी की एनर्जी बराबर है। थर्ड एनर्जी लेवल में जितने ऑर्बिटल हैं उनमें सभी की एनर्जी बराबर है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके सेकेंड एक्साइटेड में लेके आओगे तो उसके पास टोटल कितने एनर्जी इक्वल के ऑर्बिटल हैं? 9। 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में कितने होते हैं बच्चों? 5। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 9 में से किसी में भी आ सकता है। मतलब उसको 5, मतलब उसको 9 होम ऐसे मिल रहे हैं जिसमें वो किसी में भी रह सकता है फ्रीडम के साथ। तो इसकी डी जनरेसी कितनी हो गई? 9। एनी मनी दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में करते रहने चाहिए जिससे कि आपका जो पीछे का है ना अपडेट होता रहे। चलो सर वो लास्ट। फुल डेट वाला एग्जाम होगा सर? कौन बोल रहे हो? किसने पूछा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसने पूछा था अभी?
अब नाम बताओगे तभी तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा। मैंने पूछा सर। मैंने आपका मैंने आर्यन। मतलब आर्यन। आर्यन। अच्छा अच्छा, आर्यन आर्यन। आर्यन थोड़ी देर पहले इसी में डिस्कस हुआ था कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की अवस्था। क्लियर हमें नहीं बताया गया है कि होगा नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछ लूँगा कि मुझे आगे पढ़ाना है, रिवाइज कराना है। आप बता देना, मुझे तो आपके हिसाब से चलना है, ठीक है। बट वो Okay, कंफर्म sir. नहीं किया मैम ने कहा था कि मतलब अभी एक बच्चा है, क्या नाम उसका, आदित्य यादव, उसने कहा कि मैम ने बोला है कि कुछ कह नहीं सकते, मगर हो सकता है कि फाउंडेशन का ना हो। तो अब मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं बताया कैसे, मैंने पूछा था कल फ़ोन करके, क्योंकि कोर्स फ्री रह जाएगा। 14 का आपका टेस्ट है कंफर्म नहीं है अभी। क्या बेटा? हाँ, यस सर। 14 को आपका टेस्ट है। कंफर्म नहीं है। हाँ 14 को टेस्ट है, उसमें केमिकल लिक्विड भी आ रहा है। तो अगर नहीं होगा तो हम केमिकल लिक्विड जल्दी फिनिश करके उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे, अगर होगा तो हम पीछे रिवाइज कराएंगे भाई, क्या कर सकते हैं। सो इसलिए अब मुझे थोड़ा पढ़ाने दो, ठीक है। फाइंड द शेप ऑफ SF4। जितनी जल्दी बता दो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। SF4 का शेप क्या आया? सीसॉ। सो वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी इसमें? SP3D। 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 क्योंकि मैं कुछ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, खुद ही निकाल लेना। XgF4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन थी? SP3D2। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर। ओ माय गॉड, वेरी गुड। ठीक 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 ठीक। sp3d, sp3d2, और ये क्या था? sp3 SP3D। और इसकी शेप क्या है? टी शेप। हाँ, सीसॉ, सीसॉ स्क्वायर प्लेनर टी शेप, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ आप लोग कि मैं क्या करूं, केमिकल रुपया को आगे बढ़ाऊं? सर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दो। ठीक है, हेमंत आप, Yes, sir. हेमंत आपने कह दिया, सपना ने कह दिया, और दो बच्चे बोलो कुछ और, कुछ और। केमिकल इक्विलिब्रियम सर। ठीक है, फिर तो फिर 4 को टेस्ट हो तो पीछे का आप संभाल लेना फिर, ठीक है। ओके सर। संभालने मतलब ये नहीं कि उसको, मतलब संभालने मतलब समझिए ना क्या चाहिए, संभालने मतलब क्या है? रिवाइज कर लेना। ऐसा ना हो कि फिजिक्स में 100 आ जाए और मैथ्स में 60 आ जाए, केमिस्ट्री में 2 नंबर 3 नंबर आ जाए, ठीक है। नहीं तो मुझे निकाल दिया जाएगा आपके सेक्शन से, फिर आप रोना बैठ करके। अब चलो मुझे बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? टेम्परेचर इफेक्ट हो गया था। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया था, Yes, इफेक्ट sir. ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चलो जो भी हो गया तो उस पर जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी? बैकवर्ड। ठीक है, ओके। हेमंत आप बता चुके हो, अब दूसरा क्वेश्चन हेमंत नहीं बताएंगे, अदर स्टूडेंट बताएंगे। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस मोल से कम है, तो उस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी? फॉरवर्ड। प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन उधर होती है जितने नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ओके, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हेमंत प्लीज आप नहीं बताना, बहुत तेज आवाज आ रही है आज आपकी। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? फॉरवर्ड, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, फाइन फाइन। ये देखो, बच्चों मुझे बस आप लोगों की आवाज़ सुननी है, पूरी घर की आवाज़ नहीं सुननी है, है ना? चलो, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस पढ़ा दिया था बच्चों मैंने, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। नो सर। चलो आज पढ़ते हैं इस इफेक्ट के बारे में। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट इफेक्ट है ये।
इफेक्ट ऑफ इनर गैस, डिफिकल्ट मतलब अच्छा है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता। इफेक्ट ऑफ इनर गैस, इफेक्ट ऑफ इनर गैस का मतलब यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर गैस, है ना। ऑन इक्विलिब्रियम, देखो जैसे मान लो कोई इक्विलिब्रियम है ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से मतलब क्या समझते हो बच्चों? मतलब मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, मुझे ये समझा दो बस। अगर ये समझा दोगे ना तो मैं जान जाऊंगा आपको, जानता तो हूँ इससे भी, लेकिन फिर भी बताओ कि इनर्ट गैस के इफेक्ट का क्या मतलब है। स्टेबल कर दे, ऑक्टेट पूरा कर दे। मुझे ये लग रहा था कम से कम इतना तो आप बोलोगे कि इक्विलिब्रियम में इनर्ट गैस को डालना है, लेकिन आप तो बस वही लुईस ऑक्टेट से आगे नहीं बढ़ पा रहे दुनिया में। लुईस के केमिकल बॉन्डिंग के आगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के आगे थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी भी आप वही ऑक्टेट 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 ऑक्टेट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का मतलब क्या ये है कि इक्विलिब्रियम में इनर्ट गैस डालें तो क्या इफेक्ट होगा, ये है इसका मतलब? यस सर। अच्छा, यस सर। हाँ तो इसका मतलब यही नहीं है, बस यही समझाना था आपको। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा कंपाउंड डालो जो इनसे बस रिएक्ट ना करे, तो वो इसके लिए नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। और नॉन रिएक्टिव मतलब क्या होता है? इनर्ट गैस। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इनर्ट गैस मतलब यहाँ, हाँ इनर्ट गैस मतलब ये नहीं है कि हीलियम गैस का इफेक्ट डालना है बस और नियॉन गैस का, ऐसा नहीं है बेटा। जो भी इक्विलिब्रियम के स्पीसीज हैं उसमें कोई एक अदर गैस डालो जो कि उन इक्विलिब्रियम से रिएक्ट ना करे, यानी कि कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस डालो जो कि इक्विलिब्रियम से रिएक्ट ना करे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये हम पढ़ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे यस जैसे सर। लिस्ट में डालनी है या फिर एक सेकेंड, अभी मुझे पता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, उसको मैं और क्लियर करता हूँ, क्योंकि यही तो है, यही तो अच्छी बात है कि जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाए सही से, तब तक हमें आंसर की तरफ जाना चाहिए। और जो बच्चे क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, वो एटलीस्ट अप्रोच थोड़ा बहुत कर पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को समझना ही उतना इंपॉर्टेंट जितना आंसर देना। अगर PCl5 से PCl3 गैस है और प्लस Cl2 गैस है, ठीक है, अब मैं इस इक्विलिब्रियम पे N2 गैस डाल रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो N2 गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करता 25 डिग्री सेल्सियस में, इन तीनों में से। तो N2 इसके लिए क्या हो गई? नॉन रिएक्टिव गैस हुई कि नहीं नॉन रिएक्टिव गैस हुई? नॉन रिएक्टिव। हाँ तो इस इक्विलिब्रियम, हाँ बिल्कुल सही, इस इक्विलिब्रियम के लिए N2 गैस इनर्ट गैस हो गई, नॉन रिएक्टिव गैस हुई। इनर्ट गैस का मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, क्योंकि वो 25 पे इन तीनों में से किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो फिर N2 गैस हमने अगर डाल दी तो फिर क्या होगा? क्या N2 गैस कुछ करेगा नहीं करेगा, ये हमको सीखना है। क्या क्वेश्चन अब क्लियर है? यस हाँ तो नॉन रिएक्टिव गैस से मतलब यहाँ पर केवल इनर्ट गैस से नहीं है, एनी गैस विच इज नॉन रिएक्टिव विद द इक्विलिब्रियम स्पीसीज, दैट इज अ नॉन रिएक्टिव गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब था, उसका इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। अगर इससे रिएक्ट कर जाएगा ना तो फिर तो अलग बात हो गई, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, नाउ चलो ऐसे जैसे वो ऊपर से एरो बना के ऐसे ही करना है। मतलब इसके अंदर N2 गैस कैसे करना, मतलब N2 गैस इसके अंदर डाल दिया, फिर पढ़ना क्या इफेक्ट होगा, अब वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। सर प्लस N2 जैसे नॉर्मल रिएक्शन होती है वैसे ही करनी है ना। हाँ बस इसमें समझ लो कि ये एक कंटेनर है, इसमें N2 गैस बाहर से पड़ा है, इसमें कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना। N2 गैस इसमें पड़ा हुआ है, N2 गैस रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे समझो बस, है ना। तो क्या होगा अब देखो ध्यान से, पहले समझ लो पूरी बात को। जब हम इक्विलिब्रियम पे इनर गैस डालते हैं, इसमें बहुत ही कंसंट्रेशन सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये NCERT में सही से नहीं समझा रखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान समझो। इनर्ट गैस का इफेक्ट दो कंडीशन पड़ते हैं। नंबर 1, डेल्टा Ng 0 है, और दूसरा डेल्टा Ng 0 नहीं है। अगर डेल्टा Ng 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ
इनर्ट गैस। और सीधी सी बात है, जब जितने रिएक्टेंट की गैस है उतने प्रोडक्ट की गैस मॉलिक्यूल है, तो जब भी इनर्ट गैस डालोगे तो मान लो एक एक्स्ट्रा गैस आई, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा गैस आएगी तो कंटेनर प्रेशर बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? यस या नो? यस बढ़ सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर है तो क्या उस बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट दोनों साइड बराबर नहीं होगा? अगर रिएक्टेंट के जितने पार्टिकल्स हैं उतने प्रोडक्ट के पार्टिकल्स हैं, तो जो इनर्ट गैस आई है दोनों तरफ बराबर ही तो प्रेशर बढ़ेगा, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना। तो इसलिए डेल्टा एन जी जीरो है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पहली बात तो। और डेल्टा एन जी जीरो नहीं है तो इफेक्ट ऑफ इनर गैस होगा। अब क्या इफेक्ट होगा, उसको भी दो कंडीशन पे पढ़ते हैं। डेल्टा एन जी जीरो अगर नहीं है देन इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर गैस studied depends upon two condition, कि आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है। पूरी बात ध्यान रखना। डेल्टा एच जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं है, और डेल्टा एच जीरो अगर है तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना है। अगर मान लो इनर्ट गैस तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा गैस आएगी तो कुछ तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर बढ़ना नहीं देना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? फिर प्रेशर कैसे नहीं बढ़े, वॉल्यूम को इंक्रीज करने दो। तो जित इनर्ट गैस जो आएगी उससे थोड़ा बहुत वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो फिर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा या इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक नई गैस आएगी तो उसका कुछ तो इफेक्ट होगा। तो उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना चाहते हो दैट मीन्स वी आर अलाउिंग टू चेंज इन वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि भी प्रेशर में चेंज आएगा। एक ही चीज़ कांस्टेंट रख सकते हो ना, दोनों तो नहीं कांस्टेंट रख सकते, कोई एक्स्ट्रा गैस आ रही है तो इसलिए दो कंडीशन पढ़ते हैं इसको, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और जानते हो इसमें खास अच्छी बात क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी नो इफेक्ट होता है। अभी सिखाऊंगा कैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी नो इफेक्ट है। तो अब मुझे बताओ कि इस इफेक्ट को बेसिकली पढ़ना किस कंडीशन पे है? कांस्टेंट प्रेशर पे, और जब डेल्टा एन जी क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अदर केसेस में ये इफेक्ट क्या होता है? हमेशा नो इफेक्ट होता है। नो इफेक्ट। हाँ, मतलब नो फॉरवर्ड नो बैकवर्ड। अब सीखना है, अब वो सीखना है कि ऐसा क्यों है, लेकिन अभी हमको पता है कि केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, ना तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और डेल्टा एन जीरो है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं कि क्या पूरी कहानी क्या है। इसको कीप इन माइंड, ये पॉइंट सारे ध्यान रखना। हाँ बोलो सर, ये गैस ऐड करने के बाद डेल्टा एन जी, ये डेल्टा एन जी उस गैस इनर गैस को तो कंसीडर नहीं करना। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी तो वो होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। क्या वो जो इनर गैस आ रही है क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐड हो रही है क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है क्या? नो सर, नॉन रिएक्टिव है। हाँ, वो नॉन रिएक्टिव है तो डेल्टा एन जी रिएक्टेंट, और हाँ डेल्टा एन जी में इनर गैस को ऐड नहीं करना है। ओके फाइन। यस सर। हाँ ओके सर। ओके, बट ये आपको क्वेश्चन खुशी अच्छा था, कंफ्यूजन हो सकता था अगर ये बात ना पता हो तो। वेरी गुड खुशी। चलो 1 मिनट रुकना है बच्चों, जरा इंक डाल दूँ। ओके, देखो ध्यान से, एक काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्विलिब्रियम का केपी लिखो, क्योंकि मैंने जो इक्विलिब्रियम लिया है उसका डेल्टा एन जी क्या है? जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो है तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो डेल्टा एन जी जीरो नहीं है ना इसका। 2 मोल्स गैस के हैं, प्रोडक्ट के हैं, और 1 मोल रिएक्टेंट का है। अगर इसका मैं केपी लिखूँ तो कैसे लिखूँगा?
concentration of B, concentration of C divide by concentration of A। सर ये तो केसी है। हाँ, बस यही तो मैं सोच रहा था कि आप बोलोगे कब। Kp तो partial pressure of C into partial pressure of B upon partial pressure of A। हाँ सर, गलती हो गई सर, आई एम सो सॉरी। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ A। अब तो सही लिखा है ना बच्चों? Yes। Yes, sir. ओके ओके ओके। इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो ये रिएक्शन जो है इसका टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P है, ठीक है। तो क्या मैं टोटल प्रेशर जो है यहाँ पर पीटी मान लेता हूँ, वो क्या इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C ये होगा, यस या नो? Yes, sir. यस Yes sir। ओके ठीक है, यस सर। ओके फाइन। और ये मुझे बताओ, अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम के लिए पीए निकालो, ये पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ना? Partial pressure of A. यस सर। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को मैं मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी लिख सकता हूँ इनटू टोटल प्रेशर? यस सर। यस या नो? Yes, sir. यस सर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना बच्चों? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये क्यों ऐसी आवाज बीच में आती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फाइन, ओके। ये अभी तक की कंडीशन है। नाउ अब आपने क्या किया, ध्यान देना बच्चों, अब आपने क्या किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपने इनर गैस ऐड कर दिया। तो कंफ्यूजन ना हो तो लेट हीलियम गैस इज एडेड, है ना? हीलियम गैस मैंने ऐड कर दिया, N2 गैस कर सकते हो, हीलियम गैस इज एडेड। लेकिन किस कंडीशन पे मैंने ऐड किया है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। Volume. कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे हीलियम गैस आई, वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक गैस आई, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Sir please repeat। इंक्रीज इंक्रीज। क्वेश्चन इज कि इस इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर गैस आपने ऐड कर दी, यू हैव एडेड हीलियम गैस, तो एक गैस एक्स्ट्रा आ गई, तो टोटल प्रेशर बीकर में या वेसल में इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अब तो हीलियम गैस के पार्टिकल्स हीलियम गैस के पार्टिकल्स भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे। ओके, तो हीलियम गैस के आने के बाद क्या मैं टोटल प्रेशर ये ले सकूं? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम। बताओ, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो बता दो। Yes. यस सर। Yes sir। टोटल प्रेशर बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम हमने नहीं बढ़ने दिया। ओके फाइन। अब बच्चों मुझे बताओ ना जरा, जब पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर में अब नया पार्शियल प्रेशर जब ए लिखेंगे, पी ए डैश है, मान लो पी ए डैश नया पार्शियल प्रेशर हीलियम गैस के आने के बाद। ध्यान देना, बहुत सोचना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह कहीं कुछ लिखा नहीं, किसी बुक से पढ़ लेना आप। तो पी ए डैश जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, पी ए डैश इक्वल टू यहाँ पर हीलियम गैस, पी ए डैश, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस मोल्स ऑफ हीलियम Helium. इनटू टोटल प्रेशर। क्या नया मोल फ्रैक्शन ए का ये होगा? Yes. Yes sir। यस सर। अब बस एक बात बता Yes, दो, sir. एक बात मुझे जल्दी से बताओ, अगर ये बात समझ गए तो फिर ये इफेक्ट भी समझ गए आप। क्या हीलियम के आने से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। कम कम। जिसने ज्यादा बोला ना, मैं उसकी पिटाई कर दूंगा बहुत जोर से। यार पहले 3 मोल थे गैस के, उसमें ए का परसेंटेज देखा जा रहा था। अब 4 मोल्स हैं, 4 टाइप के मोल्स हैं, उसमें परसेंटेज, तो परसेंटेज अब ए का कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए? जब 4 लोग हो गए तो कम कम, वही तो बात होगी। पहले एक एप्पल को 3 लोग खा रहे थे, अब हीलियम आगे बोले मुझे भी चाहिए, तो सभी के हिस्से में थोड़ी थोड़ी कमी आएगी, कमी आएगी।
sir. यस सर। Yes, sir. तो Yes, एक sir. हाँ तो मोल फ्रैक्शन ए का घट गया, ध्यान देना, ये पोर्शन घट गया इतना, लेकिन टोटल प्रेशर क्या हुआ? Increase. Constant. Increase. इंक्रीज। मोल फ्रैक्शन घटा, टोटल प्रेशर बढ़ा, तो फिर क्या पी और पी ए डैश बराबर नहीं रहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब किसी के मन में ये आ सकता है, किसी के मन में ये आ सकता है कि सर मोल फ्रैक्शन क्या उतना ही घट रहा है जितना टोटल प्रेशर बढ़ रहा है? ये मन में आ सकता है। तो हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और हमको यही मान के चलना है, यही सब जगह मेंशन है, क्योंकि इतना अगर हम बारीकी से गए तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये मान के चलो कि मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया, यानी कि ए का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, तो फिर बी का भी चेंज नहीं होगा और फिर सी का भी चेंज नहीं होगा, सभी में तो ऐसे ही होगा। Yes. Yes. आवाज कम हो गई, इसका मतलब क्या है? समझ में आपको कम आने लग गया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, कहीं ना कहीं हो गए होगे कंफ्यूज। और मैं रिपीट भी नहीं करूंगा अब तो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे नई बात बोली नहीं है। मोल फ्रैक्शन सबका, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो टोटल प्रेशर बढ़ा, ये कम ये बढ़ा तो इफेक्ट नलीफाई हो गया, तो पार्शियल प्रेशर वही का वही रहेगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी ए डैश। तो यही बात पी बी के लिए ले सकता हूँ और यही पी सी के लिए ले सकता हूँ। तो अब मैं देखो क्या बोल रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड किया जाए तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होते हैं, और Yes. अगर पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहे तो क्या कोई डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा क्या? सब कुछ तो वही है, सब कुछ तो वही है। No, sir. बस खत्म बात। तो वैसे तो कभी कोई पूछेगा नहीं, वैसे इसको पूछेगा तो कौन पूछेगा? आपसे बताओ कौन पूछेगा? आप भी पूछ सकते। बस मैं ही पूछूंगा, बस, और कौन पूछेगा इसको? और कोई इसको पढ़ाएगा तभी तो पूछेगा। सो बस मैं ही पूछ सकता हूँ, मुझे जवाब देते रहना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होते हैं ऑफ द इक्विलिब्रियम स्पीसीज, सो डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों चेंज नहीं होते? क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते हैं, टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है, इफेक्ट नलीफाई हो गया, तो पार्शियल प्रेशर डज नॉट चेंज, तो डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज। इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस बात को मैंने प्रूव कर दिया है। अगर आप समझ चुके हो तो आगे बढ़ूं या इसी को बार बार रिपीट करता रहूं? आज बताओ, समझ में आ गया क्या? Sir, समझ गए. Yes. आ गया सर। पक्का ना? फिर समझ गए. पहले बोलो पक्का समझ में आ गया। पक्का समझ में आ गया. ठीक है, ओके फाइन। नाउ हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अब हम ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐड कांस्टेंट प्रेशर। ऐड कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है कि जब इनर्ट गैस आपने ऐड की है तो टोटल प्रेशर को चेंज नहीं होने देना है। मतलब मान लो पहले टोटल प्रेशर 2 atm था, इनर्ट गैस ऐड करने के बाद भी टोटल प्रेशर 2 atm ही रखना है। ये कैसे पॉसिबल है? जब वॉल्यूम इंक्रीज कर. हाँ वॉल्यूम, वेरी गुड। वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट करो, वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट करो। अरे ये देखो, मैं सबको फिर म्यूट कर देता हूँ। ये एक दो ना ये बाहर के बच्चे आ जाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। तनिषा यादव कौन है? तनिषा, बच्चों एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट आते हैं इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है। लेट मी टीच सम टाइम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे देन व्हाट विल हैपन कि टोटल प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट करो कि टोटल प्रेशर में चेंज ना आए, तो यू कैन चेंज वॉल्यूम। तो पीटी इज कांस्टेंट, ठीक है। देखो अब फिर से लिख रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। ये है टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमने नया पार्शियल प्रेशर ए का निकाला, दैट इज पी ए डैश इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। नाउ पी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, जो यहाँ पर भी है ये भी कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो पी ए डैश भी क्या होगा फिर, जब टोटल प्रेशर कांस्टेंट है मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो पी ए डैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि इस बार जो पी ए था वो पी ए डैश से ज़्यादा है। मानते हो इस बात को? तो अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, देन टोटल प्रेशर कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे सभी के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो डिक्रीज होना है। अगर पार्शियल प्रेशर में बी की बात करूँ, पार्शियल प्रेशर बी की बात करूँ तो क्या होगा, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ हीलियम इनटू टोटल। तो देखो अगर हीलियम आ गया तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो पीबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सभी के पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो। और अगर सभी के पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गए तो बताओ फिर कांस्टेंट प्रेशर पे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, किधर शिफ्ट होगा? क्योंकि ये इतना तो क्लियर है कि कांस्टेंट प्रेशर में चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, और सब कुछ में क्या चेंज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ टेल मी। So forward. अच्छा पहले मैं थोड़ी सभी को मैंने म्यूट कर दिया था थोड़ी देर के लिए। ये बताओ मुझे, क्या कांस्टेंट प्रेशर पे मैं इनर्ट गैस डालूंगा तो क्या सभी के पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होंगे नहीं होंगे हमेशा? Yes sir. यार मोल फ्रैक्शन सबके डिक्रीज ही हो रहे हैं, टोटल प्रेशर कांस्टेंट तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होना ही है। अब मुझे बताओ बच्चों, बताना मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोल फ्रैक्शन तो डिक्रीज होना ही होना है, तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होना है, कभी इंक्रीज नहीं हो सकते पार्शियल प्रेशर, ध्यान रखना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं। अब मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किधर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हुआ आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस? Product. प्रोडक्ट साइड, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे बी का भी डिक्रीज हुआ, सी का डिक्रीज हुआ। तो याद करो प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन उधर होती जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो जिधर या हाँ जिधर प्रेशर ज़्यादा घट गया है डायरेक्शन उधर ही उसी तरफ तो जाएगी। आप समझे नहीं बात को? यहाँ पर प्रेशर घटना ही घटना है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर घटना ही घटना है। तो जब हम बोलते हैं प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन उधर होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो यहाँ तो प्रेशर घट रहा है ना, तो प्रेशर घटाने पर डायरेक्शन किधर होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है कम है, ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रेशर घटना ही है, तो इसलिए यही लाइन याद रखो, प्रेशर घटने पर डायरेक्शन उधर होगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, सॉरी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिधर ज़्यादा मोल्स हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा घटेगा। तो फिर रिएक्टेंट को और रिएक्ट करना पड़ेगा सो दैट कि इनके मोल्स बढ़ें और बैलेंसिंग हो जाए प्रेशर का। तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Forward. फॉरवर्ड। ध्यान देना बच्चों, इसको उस वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर से मत देख लेना कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो बैकवर्ड हो जाएगा, ये अलग बात है ना एकदम, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर घटना ही घटना है। क्या नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? समझ गए हाँ समझ गए सर। सुनो ध्यान से, फिर से लास्ट बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को खुद ही सोचना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में सोचना पड़ता है। इतना मैंने आपको सही तरीके से मुझे लगता है मैंने बता दिया है। देखो इनर्ट गैस को जब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं तो क्या होता है
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, या ऐसे कह सकता हूँ कि सभी के पार्शियल प्रेशर घट जाते हैं। जब पार्शियल प्रेशर घटते हैं तो जिस साइड मोल ज़्यादा होंगे उधर पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा घटेगा। तो पार्शियल प्रेशर बी का भी घटा, सी का भी घटा, तो डिक्रीज इन प्रेशर इन द प्रोडक्ट साइड इज मोर देन डिक्रीज इन प्रेशर इन द रिएक्टेंट साइड। तो प्रेशर डिक्रीज होने पर डायरेक्शन उधर होती है जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इधर प्रेशर ज़्यादा घट गया तो ए को और रिएक्ट करना पड़ेगा सो दैट कि बी और सी ज़्यादा बने और इफ घटे हुए प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जिस साइड मोल ज़्यादा होंगे उधर ही रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रेशर डिक्रीज ही हो रहा है। बस ये हो गया सभी का इफेक्ट। इसको एक बार खुद से देख लेना बच्चों, मैंने कई बार इस पॉइंट को बता दिया है। बस एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता हूँ और इसका जवाब दे दिया तो समझो अच्छा है। देखो रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस चेंज इनटू 2SO3 गैस। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पे मैंने डाल दिया नियॉन गैस सपोज, या आर्गन गैस डाल देता हूँ AR गैस। ठीक है, बताओ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर किधर डायरेक्शन शिफ्ट होगी इक्विलिब्रियम की? हाँ, नो चेंज इन डायरेक्शन है ना, नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड। और एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं अगर ऐड करूं तब क्या होगा? बैकवर्ड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, समझ गए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत ही रेयर केस में समझ में आता है। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। सो इक्विलिब्रियम के सारी चीज़ें हो गई, सारे इफेक्ट भी हो गए। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज जल्दी से हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें कि डिफरेंट स्टेट में सब्सटेंस हो, CaCO3 सॉलिड इक्विलिब्रियम CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि सॉलिड फेज भी है और गैस फेज भी है ना बच्चों? यस Yes, sir. यस सर। ओके, अगर इसका केपी केसी लिखना हो तो पता कैसे लिखते हैं? अगर केपी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? partial pressure of CO2 Partial pressure of CO2 और into pressure, partial pressure of बस CO. इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे अब, यस क्योंकि सॉलिड का प्रेशर तो नहीं लेंगे ना, और इसका प्रेशर नहीं लेंगे तो हो गया बस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सॉलिड का प्रेशर आप 1 मान लेना या इसको मत लेना, प्रेशर तो गैस का होगा ना। ये CO सॉलिड भी जाके वॉल से टकराएगा और प्रेशर कैरी करेगा नहीं ना। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं तो इतना हम बहुत ही बारीक से नहीं जा रहे हैं, तो सॉलिड का प्रेशर हमको नहीं लेना है। अगर इसका केसी लिखना हो तो सतीश म्यूट कर लो अपने आप को। अगर केसी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 सॉलिड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। सॉलिड की कंसंट्रेशन को भी 1 ले लिया करो। वैसे एक वर्ड होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी या एक्टिव मास, एक्टिव मास। एक्टिव मास तो क्या होता है? वही जो मोलैरिटी होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये भी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है एक तरीके से, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बट एक्टिव मास इसलिए यूज करते हैं कि सब्सटेंस का कितना पोर्शन इक्विलिब्रियम में है। ये भी होता है कभी कभी क्या होता है, बहुत थोड़ा पोर्शन इक्विलिब्रियम में
जो होता है, बाकी नहीं पार्टिसिपेट करता है। अब जैसे मान लो CaCO3 सॉलिड जो आपने लिया वो ले लिया 100 ग्राम या 200 ग्राम है, लेकिन 200 ग्राम में इसके केवल 10 ग्राम पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट हुए हैं इसमें इक्विलिब्रियम में, मतलब इसमें गए हैं। तो एक्टिव मास कितना है इसका 10 ग्राम, बाकी तो इनरिएक्टिव है ना, अनरिएक्टिव है ना। तो इसलिए वर्ड एक्टिव मास यूज करते हैं, जो कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो ध्यान से, जो सॉलिड और जो होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनके कंसंट्रेशन भी हम 1 मान लेते हैं। क्यों 1 मान लेते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको भी। तो इसका जब Kc लिखेंगे तो केवल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लिखेंगे, और इन दोनों को यूनिटी ले लिया हमने, तो बस इतना इक्वेशन आ गया। तो बस आपको या तो गैस के लेना है या तो एक्वस के लेना है, प्योर लिक्विड और सॉलिड को नहीं लेना है। प्योर लिक्विड भी बहुत कम डिसोसिएट होता है, इसलिए उसको नहीं लेना है। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा था। जो सॉलिड होता है ना, जो सॉलिड, जैसे ये आपका सॉलिड है, इसकी एक्टिविटी या इसका एक्टिव मास 1 लेते हैं। क्या मतलब है इसका, देखो ये सॉलिड है, अब इस सॉलिड का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ब्रेक हो गया, इतना बचा, ये पोर्शन डिवाइड कर गया इसका, ठीक है, इतना पोर्शन बचा। अब आपको क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता है। अगर सॉलिड केस में जितना उसका मास जाता है उतना ही वॉल्यूम कम होता है सॉलिड के केस में। सो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो 1 रहता है। या तो ऐसे देख लो कि जितना उसका मास एक्टिव होता है, पार्टिसिपेट करता है इक्विलिब्रियम में, उतना उसका वॉल्यूम भी कम होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो 1 रहता है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम का रेशियो भी 1 रहेगा। या तो ऐसे ले लो, या फिर ऐसे देख लो कि मान लो शुरू में सॉलिड था 5 ग्राम, 1 लीटर वॉल्यूम में सॉलिड का मास था 5 ग्राम पर लीटर, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। अब मान लो उसका मास आधा हो गया इक्विलिब्रियम पे, तो ये बचा 2.5 ग्राम सॉलिड बचा, तो उसका वॉल्यूम भी, सॉलिड का वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाता है, तो 1 लीटर कितना बचा, ये 0.5 लीटर। तो इसको अगर डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, फिर से ये 5 ग्राम पर लीटर ही आ जाएगा। तो आप इसको ये लर्न करो कि सॉलिड का मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो चेंज नहीं होता है, इसलिए उसकी हम मोलैरिटी या उसकी एक्टिविटी या उसका एक्टिव मास 1 ले लेते हैं। यस, प्योर सॉलिड को, प्योर लिक्विड की एक्टिविटी 1 होती है, एक्टिव मास 1 होता है। जितना वॉल्यूम और मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट रहता है हमेशा थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम, तो वो हम नहीं लेते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे केवल उनको लिखा जाता है जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा हो, जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज ही ना आ रहा हो उसको नहीं लेते हैं। एक तरीका समझने का। दूसरा देखो तरीका क्या है, कभी आप वाटर को देखोगे तो वाटर को इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखा जाता है। ध्यान देना, अभी जब तक ये पॉइंट समझ में ना आ जाए, अब तो बस इतना ही लोग बोल देते हैं कि सॉलिड की एक्टिविटी 1 ले लो, यानी कि एक्टिविटी 1 का मतलब कंसंट्रेशन 1 ले लो, मोलैरिटी 1 ले लो। देखो एक बात से आप समझ जाओगे शायद, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये वाटर है, पता है बच्चों, 1 लीटर वाटर जब पीते हो आप, पानी ड्रिंक करते हो, तो कितने मोल्स होते हैं 1 लीटर वाटर में? 5.4 मोल कंसेप्ट मैंने बताया था। 6.022 into 10 to the power 23/24। इतना बड़ा बता दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतना बड़ा बता दिया कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आपसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ये बता दो मुझे आप लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 liter। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हूँ मैं। 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल्स होते हैं? 1/22.4। 1/22। 1/20। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये वाटर लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, और 22.4 से डिवाइड कर दिया। अमन, 1 लीटर वाटर में वाटर कितने मोल्स होते हैं? जब 1 लीटर वाटर में मैं वाटर के मोल्स पूछ रहा हूँ ना, तो मतलब मैं वाटर के मोलैरिटी पूछ रहा हूँ। 1 लीटर में जो सब्सटेंस के मोल्स होते हैं दैट इज मोलैरिटी। वाटर की मोलैरिटी क्या होती है, ये डेटा लिखवाया था मैंने मोल कंसेप्ट में, 55.55, 555।
ये होते हैं वाटर के मोल्स। जब आप 1 लीटर वाटर की बात करते हैं, वाटर लिक्विड की बात करते हैं, तो उसमें वाटर कितने मोल्स होते हैं। और ये मैंने निकाल के दिखाया था, मैंने याद करने के लिए नहीं कहा था, आप देख सकते हो। वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हो रूम टेम्परेचर पे? वाटर की डेंसिटी क्या होती है रूम टेम्परेचर? 1 ग्राम हाँ 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml या 1 g पर ml इसे, ठीक है। अब मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी क्या होती है बताओ जरा? मोल्स अपन वॉल्यूम में लीटर होता है नहीं होता है? Yes. Yes, sir. तो मोल्स कैसे निकाले? 1 डिवाइड बाई मोलर मास, 1/18 आ गया मोल्स। 1 ग्राम है ना डेंसिटी, Yes. डिवाइड बाई 1 ग्राम पर ml, 1 ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करूं? 1 डिवाइड बाई 1000 नहीं कर सकता? Yes. तो ये कितना आ गया? 1000 डिवाइड बाई 18, ये कितना आ गया? 55.55। ध्यान रखना, ये डेटा हमेशा लोग याद रखते हैं कि 1 लीटर वाटर मतलब 55.455। जब कभी कोई वाटर की मोलैरिटी पूछ ले तो बोलना 55.55। 1 ग्राम पर ml से निकाल लो, 1 ग्राम को 1 मोल में कन्वर्ट कर दिया, 1 ml को 1 लीटर में, आ गया आंसर। तो जब भी 1 लीटर वाटर होता है तो हमेशा उसके 55.55 मोल्स होते हैं, ये मैं पूछा था। और आप मुझे क्या बता रहे थे? अगर आपका आंसर तब सही होता जब मैं पूछता 1 लीटर वाटर गैस है STP पर, तब उसके मोल्स कितने होंगे। तो जब वाटर गैस है STP पर तो फिर इसको 22.4 से डिवाइड कर देते तो मोल्स आ जाते। मैं कुछ और पूछ रहा था आपसे, मैं पूछ रहा था कि 1 लीटर पानी पीते हो तो कितने मोल्स पी जाते हो। आपने 1 लीटर वाटर गैस की बात की, वाटर गैस पीते हो या वाटर लिक्विड पीते हो, जरा बताओ पहले मुझे, आज इसकी बात फाइनल करो। लिक्विड सर। Liquid. और जवाब देते हो गैस का, पीते हो लिक्विड। सो फनी। ओके बच्चों, एक आखिरी बार एक सवाल है, बहुत ही दुख लग रहा है इसको पूछते वक्त। अगर आप 1 लीटर पानी पीते हैं तो उसमें वाटर के कितने मोल्स होते हैं? 55.55. थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब इसको बताना कुछ और था, बताने लगा कुछ और। अब देखो रिएक्शन ये है, मान लो वाटर जब डिसोसिएट होता है बच्चों, तो ये डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। किस तरीके से आयन डिसोसिएट होता है? हमने 1 लीटर वाटर ले लिया तो 55.55 लीटर हमने वाटर लिया, इससे कुछ X डिसोसिएट हुआ तो ये बना X और X। क्यों बच्चों ये बनेगा? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखूं तो क्या मैं ये लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर? क्या मैं ये लिखूंगा? बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, सर H2O लिक्विड है, वो नहीं आएगा। हाँ हाँ, अरे वही तो एक्सप्लेन करना है। इतनी सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक पॉइंट जो मैंने बोला था कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 ले लेना है, मोलैरिटी 1 लेना है, वही तो समझा रहा हूँ मैं आपको क्या मतलब उसका। देखो अब मुझे बताओ, मैंने कहा कि वाटर का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते वाटर अगर डिसोसिएट होता ना इतना ज़्यादा तो उसको हम कभी पी ना पाते। वाटर ये समझ लो कि 1 लीटर वाटर में H+ आयन अप्रोक्सीमेटली या मैक्सिमम 10⁻⁷ हो सकते हैं। वाटर के मोल्स होते हैं 1 लीटर वाटर में H+ के 10⁻⁷ मोल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ मुझे, अगर वाटर डिसोसिएट हो रहा है 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स है वाटर के, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ कितना बनेगा? 10⁻⁷। तो वाटर कितना Yes, बचा? sir. वाटर कितना बचा? Yes, sir. 55.55 माइनस 10⁻⁷। बताओ कितना ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? अप्रोक्स 55.55 आएगा। 55. अप्रोक्स क्या, खुल के बोलो 55.5 है, क्योंकि ये तो बहुत ही कम हो गया यार। ये तो ऐसा हो गया कि 1 माइनस 0.00000 कितना आ गया? अरे 1 लिख दो, सीधी बात है। नहीं तो इक्विलिब्रियम पे जिसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती ना उसको नहीं लिखा जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, जब उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, कैसे लिखते हो रेट? कंसंट्रेशन
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो जिसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ उसमें चेंज इन टाइम करने से कुछ मतलब है? बताओ बच्चों। इसलिए जिसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो या जिसकी कंसंट्रेशन चेंज ना हो रही हो उसको इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखते हैं। दैट्स इट। प्योर लिक्विड सॉलिड को इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखा जाता है क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो इतने एक्सेस में होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सॉलिड केस में मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उनका जितना मास डिकम्पोज होता है उतना वॉल्यूम डिकम्पोज होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ठीक है, मान लो किसी कंसंट्रेशन पहले 5 मोल पर लीटर थी, बाद में 5 मोल पर लीटर है, तो क्या उसका रेट में कोई चेंज आया क्या? कोई नहीं। ठीक है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, बस इतना ही बता सकता हूँ मैं इसमें। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, इसका अगर केसी लिखना है तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखूंगा? Yes, sir. प्रेशर आपने कैसे लिखा है? अरे यार मुझे पता नहीं क्या हो गया है। और KP लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पार्शियल Partial pressure CO2. Partial pressure of CO2. चलो एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से। Fe2O3 सॉलिड प्लस CO गैस सॉलिड चेंज इनटू Fe सॉलिड प्लस 3CO2 गैस। ठीक है, इसको बैलेंस करता हूँ तो 3CO2 तो 3 हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 3 + 3 6 ऑक्सीजन, 3 का 1 2 Fe बस। चलिए बताओ, इसका अगर मुझे केसी लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? पहले तो ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, इक्विलिब्रियम है? Heterogeneous. ओके, केसी बोलो, केसी। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 by concentration of CO2 Power 3 upon concentration of power 3. हाय भगवान, ये तो सभी वॉइस का मिक्सचर बन गया। तो मुझे नाम लेना पड़ेगा किसी का। देखता हूँ किस बच्चे का नाम लूँ मैं। कौन सबसे अच्छा बोलता है, किसकी आवाज़ सबसे अच्छी है? प्रतिभा आप बोलो इसका आंसर। प्रतिभा आप बोलो जरा जल्दी से, कैसी कैसे लिखेंगे? concentration of CO2 upon concentration of क्यूब नहीं बोला ना आपने? no sir हाँ, तो क्यूब कौन लगाएगा? थोड़ा काम मेरे लिए जरूर छोड़ देते हो आप लोग। केपी कौन बोलेगा? केपी कौन बताएगा? जरा देखता हूँ कि अपने आप से कौन बताना चाहता है। केपी कौन बताएगा? partial pressure of CO2 upon partial pressure of CO. Partial pressure of CO. Raised to the power 3. रेज टू द पावर 3। पावर बोला था ना आप लोगों ने? Yes sir. Yes, sir. ठीक से। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम लिखना सीखे, बाकी सारे काम तो केमिकल उसके होमोजीनियस की तरह ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर ओवर। और क्या, चैप्टर ओवर। पता भी ना चला चैप्टर में ना। ये चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा बच्चों आप लोगों को? No sir. No sir. ओके, चैप्टर ओवर है। अब सुन लो, एक PDF भेजूंगा न्यूमेरिकल का आज के आज ही सॉल्व करना है इसको। बहुत कम काम देता हूँ मैं, पहली बार मतलब ऐसा है कि, और केवल 25 20 30 क्वेश्चन होंगे, उसको आज के आगे सॉल्व कर लोगे तो जल्दी से रिवाइज होएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो कि 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज ही सॉल्व करना प्लीज़। चलो सर चैप्टर ओवर हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया है। अगर कुछ रह रहा है तो बता देना। अच्छा, एक क्वेश्चन लेता हूँ जो सर एसिड्स बेसिस भी तो इसी में है। अच्छा, एसिड बेसिस। किसने बोला एसिड बेसिस इसी में है? सर खुशी सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी में जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसके 2 पार्ट हैं, केमिकल और आयनिक। 2 पार्ट हैं, टोटल 75 या 78 क्वेश्चन है शायद से। आधे क्वेश्चन केमिकल के और आधे क्वेश्चन आयनिक के।
जब आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ोगे तो उसमें एसिड की थ्योरी, बेस की थ्योरी, सॉल्ट की थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी सब पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रिया में। जो आपको 14 का टेस्ट होना है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, लेकिन चैप्टर ओवर तब होता है जब उसमें हम खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें और उसमें जो भी कंसेप्ट एक दो रह गए वो न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो वो सब आयनिक इक्विलिब्रिया में है। ओके, Okay, sir. हाँ, आयनिक इक्विलिब्रिया, Thank you, sir. आयनिक इक्विलिब्रिया में 1 मंथ लगेगा कम से कम, क्योंकि बहुत बड़ा है। केमिकल इक्विलिब्रिया छोटा था। चलो अब मैं फिजिकल इक्विलिब्रिया पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। H2O लिक्विड से H2O गैस, ये फिजिकल इक्विलिब्रिया है। और मैं इसमें पूछूं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, बताओ जरा। इसमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ सकते हो। बताओ, पहले बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। कोई डाउट ही नहीं इसमें तो। अरे ज़्यादा हीट करोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? Backward. Backward. बिल्कुल सही, बैकवर्ड। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा क्यों? आपने पढ़ा था PV इक्वल टू NRT, ठीक है, P इक्वल टू N अपॉन VRT। P इक्वल टू N क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू V इंटू RT। ओके बच्चों, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो P इक्वल टू डेंसिटी RT अपॉन M। अगर मोलर मास सबका कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू D हो सकता है, और ये हमने स्केयर्स ऑफ मैटर में प्रूव किया था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब मुझे बताओ बच्चों, प्रेशर बढ़ाने पर पार्टिकल पास आते हैं दूर जाते हैं? Pass. पास आते हैं। और जब पार्टिकल जहाँ पे ज़्यादा पास होते हैं वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है कम होती है? ज़्यादा. ज़्यादा होती है। कोलकाता की डेंसिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एरिया वाइज नंबर ऑफ लोग ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रेशर बढ़ाने पर उधर डायरेक्शन जाती है जिधर डेंसिटी बढ़ जाए? प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, डेंसिटी बढ़ाना, ये तो मतलब है। अब मुझे बताओ वाटर लिक्विड वाटर गैस में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? Water liquid. वाटर लिक्विड में। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल ज़्यादा पास होते हैं। हाँ, तो इसलिए प्रेशर बढ़ाने पर डायरेक्शन उधर होगी जिधर डेंसिटी बढ़े। डेंसिटी किधर बढ़ेगी? वाटर लिक्विड की साइड में। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वाटर गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो वो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बैकवर्ड हो गया। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। देखो किसी भी जनरल लिक्विड और गैस इक्विलिब्रिया के लिए हमेशा यही होगा, किसी भी जनरल लिक्विड गैस, इसने वाटर लिक्विड वाटर गैस किसी भी के लिए। लेकिन सॉलिड में भी ऐसा ही होता है, बट एक सॉलिड में कंफ्यूजन है। देखो सॉलिड और लिक्विड की बात करूं, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो सॉलिड और लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड ब्रेक होगा ना लिक्विड में, सॉलिड मेल्ट नहीं होगा। Yes. हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेल्टिंग फेवर करेगा। और प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल और पास आएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी ट्रू है।